नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का ये खास शो अब की बार केकर बिहार। और जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआत हो चुकी है, तैयारियां हो चुकी है बिहार चुनाव को लेकर के, और एबीपी लाइव जो है डेस्क से लेकर के ग्राउंड तक सारी खबरों पर पैनी नजर बनाए रखे। और इसी कड़ी में आज हमारे पास 3 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो बिहार चुनाव पर जो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस है, एक्सपर्टीज हैं, वो शेयर करेंगे और सीट पर बातचीत करेंगे। आज की जो सीट है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है राघोपुर सीट। अब सीट आपको मालूम है कि काफी ज्यादा हॉट हो गई है, तो सबसे पहले मैं आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं आजाद जी, उसके बाद है हमारे साथ अविनाश राय और जैन सर है हमारे साथ, सम्मुख जैन सर। और एक एक करके इनसे सवाल पूछेंगे, जानेंगे कि ये जो सीट है हॉट कितनी है, क्या होने वाला है और अब की बार केकर बिहार होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि क्या लग रहा है राघोपुर सीट को देख करके इस बार। राघोपुर सीट पर क्या है इस बार, वैसे तो लालू का गढ़ रहा है, जी। सब कुछ है, लेकिन जो पारिवारिक विवाद है वो भारी पड़ सकता है लालू को, क्योंकि बीजेपी ताल ठोक रही है अपनी तरफ से, और जो तेज प्रताप भी है वो भी जाके एक तरह से काटने की कोशिश कर रहे जी। हैं। अभी जब गए थे बाढ़ पीड़ितों को, उन्होंने सामग्री बांटी और तेजस्वी पर निशाना साधा और कहा यहाँ की एकमात्र उपलब्धि जो भी है वो पैंटून पुल है, अभी तक कुछ है नहीं, तो वो नुकसान पहुंचा सकता है लालू को। आजाद जी, आपको क्या लगता है, आप बहुत बिहार की राजनीति से। यकीनी बात है कि हमें सबसे पहले राघोपुर की सीट की इतिहास पर एक नज़र डालनी चाहिए। जी। यानी इस हिंदुस्तान में उस सीट को, यानी सीट 1951 में ही बना है, लेकिन उस सीट को जो दुनिया के सामने लाया वो लालू यादव ने लाया 1995 में। और तब से अब तक अगर हम आप पूरा ये देखते हैं कि 30 सालों से लालू परिवार का राज है। सिर्फ एक बार राबड़ी देवी को 2010 में वहाँ हार का सामना करना पड़ा है। जी। बीच में कई सारे वाद विवाद, दिक्कतें, परेशानियां, हर चीज़ का ऐलान हुआ, लेकिन जीत लालू यादव के यानी परिवार को ही मिलती रही है। इस बार यकीनी बात है कि परिवार के अंदर में मतभेद है तो थोड़ा राह जरूर मुश्किल होगी, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से देखेंगे कि वो इलाका यादवों का इलाका है, वहाँ जितनी भी मैं पिछले 20 सालों में अगर मैं देखता हूँ, वहाँ के रिव्यूज़ पढ़ता हूँ या जो भी ग्राउंड से आवाज़ आती है वीडियो के ज़रिए, हम स्टूडियो में बैठ के भी देख रहे होते हैं, तो साफ है कि वहाँ जाति ही सबसे बड़ा सच है। वरना वह इलाका आज भी पटना के करीब होने के बावजूद भी इस देश के हिस्से से 6 महीने कम से कम कट जाता है। कोई रास्ता नहीं, स्कूल में टीचर्स नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, किसी भी बुनियादी सुविधा के मामले में वो ज़ीरो पर है एक तरह से राज्य, मतलब सीट। लेकिन परिवार का ऐसा करिश्मा, कास्ट का ऐसा जादू कि फिर सब लोग उसी की तरफ बढ़ जाते हैं, और अब तक यही होता आया है। और ऐसे बहुत सारे सीटों पर जो सीट किसी भी वजह से ऐतिहासिक बन जाता है तो वहाँ बहुत मुश्किल से कभी किसी को हार का सामना करना पड़ता है। जैसे पिछले बार हमने लोकसभा से पिछली बार में राहुल गांधी को हमने हारते देखा था अमेठी में। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि परिवार की बात हो रही है इस सीट की, कि हमेशा से इस सीट पर लालू परिवार खड़ा हुआ है, जीता है, मुख्यमंत्री तक बना है, लेकिन यहाँ पर लालू यादव के 2 बेटे हैं। हालांकि अभी तक तेज प्रताप ने ऐसा कहा तो नहीं है कि वो वहीं से लड़ेंगे, ऐसा संभावना भी नहीं लग रहा है, लेकिन वहां पर जाकर के बाढ़ पीड़ितों से बातचीत करना, उनके साथ उठना बैठना, जानते हुए भी कि वहां से तेजस्वी लड़ने वाले हैं, और जैसा हालात हो गया है इस वक्त लालू परिवार के पूरे, मतलब लालू के पूरे परिवार में, क्या लग रहा है आपको कि वोटर्स के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा अविनाश जी? देखिए, जिसकी बात की जा रही है, जिस पारिवारिक लड़ाई की बात की जा रही है कि तेज प्रताप यादव वहाँ पर बाढ़ पीड़ितों के राशन बांट रहे हैं, या वो अपने भाई को जो पहले कृष्ण कहते थे, अर्जुन कहते थे, वो नहीं कह रहे हैं, या वो कह दे रहे हैं कि कोई भी सीएम बने मुझे क्या फर्क पड़ता है, उस बात का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें संदेह है। राघोपुर में, ठीक है, राघोपुर में जैसा कि आजाद जी ने बताया कि जो जीत हार का समीकरण है वो वहाँ की वो जातिगत व्यवस्था पर निर्भर करता है, वो वहाँ का स्ट्रॉन्ग होल्ड पे निर्भर करता है। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, बीजेपी जनसंघ बीजेपी बनने के बाद कभी नहीं जीत पाया, जैसा इन्होंने बताया। एक बार 67 में जब जनसंघ था तब वहां पे एक बार इनको जीत मिली थी, उसके अलावा कभी बीजेपी वहां पे कोई दखल ही नहीं रहा है। राघोपुर में जो मेरी व्यक्तिगत समझ कहती है वो ये लग रहा है कि समीकरण बदलने के सवाल तभी पैदा होंगे जब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं अपनी लॉन्चिंग किसी हैवी वेट के सामने करूंगा, और हैवी वेट बिहार में 2 ही हैं, या तो नीतीश कुमार हैं या तेजस्वी यादव हैं। नीतीश कुमार 20 साल से चुनाव लड़ते नहीं हैं, ले दे के बचते हैं तेजस्वी। अब राघोपुर
और कराघर की बात की ही जा रही है, और एक आदमी 2 सीट से चुनाव लड़ ही सकता है। हो सकता है प्रशांत किशोर उसको लैंडिंग के लिए इस्तेमाल करें कि कुछ ना होगा, तजुर्बा ही होगा, लेकिन कम से कम नाम इतना बड़ा हो जाएगा कि हारे भी तो तेजस्वी यादव के सामने हारे टाइप, जी तो हो सकता है कि डेंट पड़े। बाकी आजाद जी बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह से ऐलान कर रखा है मतलब पीके ने कि मैं, उन्हें ऐसे कहने को कहा कि अगर मेरी पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चाहूँगा कि राघोपुर से चुनाव लड़ूँ। देखिए, ये बात अपनी जगह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपने आप को, खासकर वो लॉन्चिंग पार्टी है जैसे कि आम आदमी पार्टी थी, तो वो ऐसे सीट की तलाश करती है कि जिससे वो पूरे देश में बहस का हिस्सा बन सके। और कई बार ऐसा हुआ है कि जीत मिलती है। हाल के दिनों में अगर हम केजरीवाल का एग्जाम्पल लें, जिसने एक भारत के कह सकते हैं बहुत ही अति लोकप्रिय सीएम को हरा दिया था। अरे और शुभेंदु अधिकारी वाला देखिए ना, ममता बनर्जी को हरा दिया बंगाल हाँ, में, सिटिंग को। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि राघवपुर का जो मामला है वो थोड़ा उल्टा हुआ मामला है। क्यों? क्योंकि वो इलाका मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ है और 31% यानी बिहार में वैसे भी एजुकेशन लिटरेसी भारत के मुकाबले में, भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले में कम है, लेकिन राघवपुर में बहुत ही ज़्यादा कम है, 31% है। और जो पूरा शहर यानी पूरा इलाका, यानी अर्बन इलाका नहीं है उसके पास, यानी ये पूरा का पूरा गांव है, वो पूरा, जब भी इस तरह के इलाके होते हैं तो वहाँ किसी भी आदमी को अपनी बात पहुँचाना या कहना, और ख़ासकर जातीय अस्मिता की बात करना बहुत आसान होता है। इसलिए मैं अभी भी मानता हूँ कि ठीक है, वहाँ पर नित्यानंद राय भी गए हैं, लेकिन इतना पीके के लिए आसान नहीं होगा उस जंग को जीतना। लेकिन ये बात सच है कि उससे एक चुनावी मतलब एक रंग में नया रंग भर जाएगा और जोश भी भर जाएगा उनके पार्टी के नेताओं में। लेकिन ये जोश कितना कारगर होगा, कितना आसान होगा, इस पर कोई भी आखिरी टिप्पणी करना तो अभी तो कम से कम मुश्किल है। लेकिन ये बात सच है कि इससे एक बात वैधता मिलेगी, तेजस्वी को एक फ़ायदा होगा कि वो ये मान के चलेंगे कि तेजस्वी ही अब मतलब सीएम कैंडिडेट है, तो इसका एक फ़ायदा भी हो सकता है। क्योंकि नीतीश चुनाव में है नहीं, बीजेपी के किसी नेता को इस काबिल नहीं समझ रहे हैं, या दूसरे अन्य नेता जो हैं, चिराग पासवान भी उस बिहार के बड़े नेताओं में हैं, उनके भी किसी पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, किसी के खिलाफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक लड़ाई का एक बड़ा केंद्र तेजस्वी यादव इससे उभर के आ जाएंगे। मैं बस ये पूछ रहा हूँ सर इससे उनकी जगह कि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर वो वैलिडेशन दे देंगे वहां से लड़ करके चुनाव में कि तेजस्वी बिहार के सीएम कैंडिडेट हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये इसका एक फ़ायदा तेजस्वी को ज़रूर होगा। कई बार क्या होता है कि लड़ाइयों में किसी न किसी को फ़ायदे अलग तरीके से मिलते हैं, और तेजस्वी अभी भी अपनी पार्टी में तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक उनको अपना सीएम कैंडिडेट नहीं माना है जी। उसकी जो भी वजह हो सकती है, लेकिन अब तक के नहीं माना है। अगर पीके ऐलान कर देते हैं कि मैं मतलब राघवपुर से चुनाव लड़ रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लड़ाई के रुख में नीतीश कुमार भी फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी के पास जो प्रचार का बल है, क्योंकि वो खुद स्ट्रेटजिस्ट हैं, तो पूरे मीडिया की भी नज़र, पूरे देश की भी नज़र, और सोशल मीडिया पर कम से कम एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि सारी बहस का केंद्र बन जाएंगे तेजस्वी बनाम पीके। सर, मेरा ये मानना है कि आप कह रहे हैं इलाका पिछड़ा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन अब 2025 है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है धीरे धीरे, हर घर में स्मार्टफोन है। क्या सोशल मीडिया का असर जो है वहाँ के लोगों पर नहीं पड़ेगा? नहीं, इससे तो कोई इनकार ही नहीं है, क्योंकि पहले मानो जातिगत आंकड़ा है, सब कुछ है, आपका जो 31% यादव है, लेकिन जो अब बदलाव का दौर है, ठीक है, लोग वीडियो से मतलब जो इन्फ्लुएंस होते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसका असर दिख सकता है, मेरा ये मानना है थोड़ा बहुत। देखिए, अगर मुद्दों पर चुनाव होता जी, तो मैंने कहा कि वहाँ की सड़कें हैं, मगर आपके लिए ये फ़र्क करना मुश्किल है कि सड़कें कहाँ हैं, गड्ढा कहाँ है। अस्पताल है लेकिन डॉक्टर की तलाश नामुमकिन है, स्कूल है तो बिल्डिंग नहीं है, टीचर्स नहीं है। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, वहाँ आप ये देखिए कि सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं है, परिवार ही उनका नहीं है, वो हाजीपुर लोकसभा सीट के अंदर में है, जिस हाजीपुर सीट ने 3 मंत्री दिए हैं, और उसमें रामविलास पासवान जैसा कद्दावर नेता शामिल है। लेकिन नतीजे क्या है उसके लिए? उस इलाके में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वहाँ पहुँचना, आपको नाव से पहुँचना पड़ता है उनके गाँव के इलाके में। तो
अगर मुद्दे पे चुनाव हो जाए फिर वहाँ का तो कोई नेता, वहाँ का लोग वोट देने से बहिष्कार कर दे शायद, इस हाल में है वो जगह। लेकिन यहाँ तो सिर्फ जाति इस कदर चढ़ के बोलता है कि फिर तमाम मुद्दे गौण हो जाते हैं कि नहीं भाई हमारा आदमी सीएम बनेगा, हमारा आदमी। देखिए डिप्टी सीएम भी दिया जी, 2 सीएम, 1 डिप्टी सीएम, 3 मंत्री जी उस सीट से मिले हैं और मतलब उस इलाके से मिले हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और अगर यकीन नहीं होता तेजस्वी यादव को या लालू यादव को, तो लालू यादव तो पहले सोनपुर से चुनाव लड़ते थे, 2 बार वहां से एमपी भी रहे, लेकिन जैसे ही सीएम बने उनको ये तलाश ऐसे सीट की थी, उन्होंने फिर यकीनी बात है कि किसी ने राय दी होगी जो हमारा गढ़ बन जाए, तो गढ़ बन जाए। और फिर इस क्योंकि वहाँ की राजनीति में एक हिस्सा था वो कास्ट फैक्टर था और उसी की वजह से वो जीत भी रहे हैं। लेकिन वोट्स का अगर हम काउंट करें, जैसा आप अगर कह रहे हैं कि पीके भी अगर उसी सीट से लड़ेंगे तो वोट्स कैसे बटेंगे, क्या उसमें अंतर आएगा? देखिए वोट का फर्क देखिए क्या समीकरण है, पूरा बदल समीकरण जाएगा बिल्कुल ना? बदलेगा। आप वहां देखिए कि मतलब सबसे बड़ा वोट बैंक यादवों का जी, है, जी। उसके बाद जो कास्ट में राजपूतों का वोट भी मतलब ज्यादा है, वहां शेड्यूल कास्ट भी 18-19% के करीब हैं, तो उनका है, उनकी तादाद ठीक ठाक है। मुसलमान वहाँ बहुत कम है, मतलब 3 से 4% के बीच में है, तो इसलिए जो भी हो ये वोट, ब्राह्मण भी वहाँ पर कोई बहुत संख्या में है नहीं, और कास्ट से तो पीके भी बाहर नहीं है, तो उनकी भी कास्ट तलाशी जाएगी, बताई जाएगी कि हाँ भाई वो किस कास्ट से हैं, नहीं है। और वहाँ पर जो खुद एक लोकल नेता जो बीजेपी जिसको टिकट देगी ऐसा मान के चल रहे हैं, वो भी यादव ही होंगे, क्योंकि वो पहले विधायक रह चुके हैं, वो राबड़ी देवी को हरा चुके हैं, तो यादवों के वोट में कुछ मामूली चीज़ें होंगी। बीजेपी का अपना कोर जो वोटर होगा वो होगा, उसमें पीके कितना डेंट कर पाएंगे लेकिन ये। वोट्स तो कटेंगे ना विनाश जी, वोट तो कटेंगे अगर यकीनी वहाँ बात पे है आए। ऐसा। हाँ, जब कोई बड़ा चेहरा आएगा तो वोट तो कटेंगे। बिल्कुल, मैं मतलब मेरा सवाल वही था कि वोट्स जो कटेंगे तो समीकरण कैसे बदल जाएंगे? देखिए, तो सारी उम्मीद तो प्रशांत किशोर को इसी बात की है ना कि वोट कटेंगे, जी और किसी काम के लिए तो वहां जा भी नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर की यही बार बार आप उनके जब नए बयान अभी सुनेंगे तो अर्श पर या फर्श पर, वो 2 ही बात कह रहे हैं। अर्श पे पहुंचना फिलहाल की राजनीति में मुश्किल है। नामुमकिन में शब्द इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि कई बार राजनीति में नामुमकिन शब्द का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है और हम लोग गलत साबित हुए हैं, तो इसलिए मैं नामुमकिन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुश्किल तो जरूर है। जैसा बिहार के वोटरों में अभी साफ साफ समझ में आ रहा है, जो बातचीत समझ में आ रही है ग्राउंड से, चाहे टेक्स्ट में रिपोर्टर भेज रहे हैं, चाहे वीडियो में हमारे पास रिपोर्टर भेज रहे हैं, वो ये जरूर कह रहे हैं कि यार 1989 के बाद बिहार में कोई भी अगड़ा नेता जिसको कहे कि नहीं ये नेता अगड़ों का नेता है, सवर्णों का नेता है, वो दिख नहीं रहा है। सबको पता है कि अगर बीजेपी जीतती भी है तो भी ओबीसी का ही कोई नेता बनेगा। नीतीश कुमार हैं ही, तेजस्वी यादव हैं ही, एक जो हमारे रिप्लेसमेंट मिल सकता है आज नहीं 10 साल बाद सही, वो प्रशांत किशोर में वो चेहरा देख रहे हैं। तो हो सकता है कि सवर्ण इस बात पे ही भरोसा करके चलो यार थोड़ा थोड़ा करके मजबूत करते हैं, हो सकता है 10 साल बाद कुछ हमारा हो जाए। जगन्नाथ मिश्रा के बाद मुझे तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री दिखा नहीं 89 के बाद। ये एक वोट कटने का फैक्टर हो सकता है। बातें ये हो रही हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है आरजेडी है कोई बात नहीं, उसकी जाति का होगा तो दे देंगे, लेकिन हमारी जाति का एक आ रहा है यार 10,000 वोट दोगे उसको, 5 ही हजार दोगे तभी तो वो अगली बार भी उतरेगा। तो चलो हम 5 ही हजार, जैसे कह रहे हैं आजाद जी के 3% ब्राह्मण है, 3% दे दें, 2% दे दें, कुछ तो दे दें यार, कम से कम दिखे तो इसके खाते में वोट कि अगली बार ये थोड़ा और मजबूती से आएगा। ऐसे भी वोट कट सकते हैं और ऐसे वोट कटते हैं। चिराग मॉडल किसी ने भूला नहीं है 2020 वाला, जीतेंगे भले ही नहीं, हरा तो देंगे, ये वाला काम हो सकता है। अभी दिल्ली में आपका चुनाव हुआ, कांग्रेस कुछ नहीं जीती, लेकिन इतना तो जरूर जीते कि अरविंद केजरीवाल बाहर हो गए, ये भी हो सकता है। आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं, अब मुझे ये भी जानना है कि राघोपुर सीट पर जो असर है क्या वो बिहार में इन टोटल जो राजनीति हो रही है उससे भी पड़ेगा? क्योंकि अभी हमने देखा कि किस तरीके से बिहार बंद का ऐलान तक कर दिया गया था जब पीएम की मां के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई। तो क्या ये सारे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो भी क्या ऐसे ग्राउंड लेवल पर असर डालते हैं? देखिए राघोपुर सीट की लड़ाई का असर जो है मोटे तौर पर तो पूरे बिहार पर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि पीके अगर प्रशांत किशोर वहां जाते हैं तब उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो एक अलग तरह की बहस हो जाएगी। मोटे तौर पर वहां पे हर एक को पता है अगर प्रशांत किशोर नहीं गए और तेज प्रताप यादव कुछ दिन कूद फान करने के बाद शांत हो जाएं, क्योंकि परिवार का मामला है वो बहुत सेटल्ड मामला भी रहता है बहुत बार,
कि परिवार में दिखाना भी है कि हाँ भाई, क्योंकि बिहार की राजनीति में जो चीज़ हुई है और जिस तरह से तेज प्रताप यादव की छवि बाहर आई है, तो परिवार को ये दिखाना भी है कि ये बिल्कुल हमारी तरफ से, हमारे परिवार से बाहर हैं। यानी कहना और फिर उसको दिखाना और जनता में ये पैगाम देना कि नहीं, हमने बिल्कुल इनको बाहर कर दिया है। तो ये शायद ये दिखाना भी हो सकता है कि भाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हंगामा करो, ताकि ये लोगों को जनता में जाए कि नहीं नहीं, परिवार से लालू यादव ने बिल्कुल उनको अलग कर ही दिया है, क्योंकि मामला वहाँ के लिए सेंसिटिव है और ख़ासकर महिलाओं के संबंध के मामले में है। शादी ब्याह हुई है, शादी ब्याह से इधर रिश्ते हैं, तो ये बचाना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वो चुनाव के, मुझे लगता है कि चुनाव के करीब आते आते वो चीज़ें शांत हो जाएंगी। और अगर वो तेज प्रताप नहीं जा रहे हैं, पीके नहीं जा रहे हैं, तो राघवपुर सीट जिस तरह से मतलब सेफ सीट कही जाती है, वो सेफ सीट बनी रहेगी और उसका कोई इम्पैक्ट पूरे बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं इसको इस तरह से भी देख पाता हूँ कि अगर पीके नहीं जाते हैं तो 2010 में जेडीयू वहां से चुनाव जीत जाती है, राबड़ी देवी हार जाती हैं। इसके बावजूद 2015 में जब पॉलिटिकल लॉन्चिंग करनी होती है तेजस्वी यादव की, तो वही सीट चुनी जाती है जिसमें पिछला चुनाव वो हार गए थे। इसका मतलब है कि वो सेफ सीट है। प्रशांत किशोर की जो बात हो रही है कि अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो शायद जिस जमीनी मुद्दे की बात आजाद जी कर रहे हैं कि बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, 6 महीने में दूर कटा रहता है, प्रशांत किशोर इन बातों को सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित करने में माहिर हैं। लेकिन तेजस्वी भी सोशल मीडिया पर आजकल काफी एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया का नाम लिया तो हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से उन्होंने मरीन ड्राइव पर युवाओं के साथ डांस वगैरह किया है। तो वो सब ठीक है, आप कैसे काउंटर करेंगे कि आपके यहाँ बाढ़ आई हुई है? जी, अगर तेज प्रताप यादव वहां पे राशन बांट रहे हैं, हाँ, जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, आप डिप्टी सीएम रहे हैं, खुद को भावी मुख्यमंत्री बिहार का बताते हैं, और आप मरीन ड्राइव पे नाच गा रहे हैं, वहां पे एक पैकेट राशन लेकर के नहीं जा रहे हैं, तो ये बात तो चुनाव में आपका विरोधी उठाएगा ही उठाएगा। इसका काउंटर आप क्या करेंगे? इसका काउंटर आपके पास फिर एक सोशल मीडिया के जरिए ही काउंटर करेंगे। आप क्या करेंगे? फिर तो आप वही कहेंगे ना कि उनको देखो, मोदी जी नहीं आए, नीतीश कुमार नहीं आए। अरे विधानसभा आपकी है, आपके वोटर हैं, आप तो गए होते हैं। तो ये काउंटर प्रशांत किशोर की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आएगा ही आएगा, ये तय बात है। अच्छा, अगर हम पूरा मतलब इसको देखें कि INDIA वर्सेस NDA, तो कैसा इसको देखने में आपको लग रहा है? क्योंकि हमें तो मालूम है कि NDA का क्या हिसाब किताब है बिहार में पूरा, लेकिन INDIA कुछ दल थे जो छटक गए, कुछ हैं जो अभी भी हैं, और जो हैं कर रहे हैं यात्रा, कुछ प्रॉपर नैरेटिव क्लैरिटी तरह की जो बातें होती हैं वो नहीं है। क्या कंफ्यूजन है बिहार के वोटर्स में इस नए गठबंधन को लेकर के? आपसे सर, आपकी पहले राय जानना चाहूंगी। जी, नहीं एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर चीज़ें जो सर ने बताया, सर ने कि जो पूरा राजनीतिक हो रहा है अभी तक का कि मतलब जातिवाद के आधार पर है। तो जब जाति के आधार पर है चीज़ें जो परिवार की तरफ रही हैं हमेशा, तो इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वहाँ फैक्टर नहीं पड़ता है। वहाँ की मूलभूत सुविधाओं का उन्हें कोई असर ही नहीं है कि हमें चीज़ें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, हम 6 महीने पानी में रहते हैं, उन्हें इस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं है कि INDIA से क्या फ़र्क पड़ रहा है या NDA से क्या फ़र्क पड़ रहा है। उन्हें सिर्फ फोकस करना है कि लालू परिवार पर। वहाँ उनको एक दिक्कत हो सकती है कि जैसे सर ने कहा कि ये एक शिगुफा हो सकता है कि वही तेज प्रताप वाला कि परिवार से अलग कर दिया और लास्ट में आकर कूदफात बंद कर दे, तो विरोधी इसका थोड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई ये नाटक कर रहे थे, और उससे भी थोड़ा सा असर पड़ सकता है। मतलब फुटनोट कुल मिला करके वही है। आप सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, जैसे आपने जिस गठबंधन की बात की, तो दोनों का अभी तो चुनावी तारीख का ऐलान हुआ नहीं है। हाँ हाँ, दोनों गठबंधन अपने अपने तई ये कोशिश कर रहे हैं। 2 ही पार्टियां सेटल्ड है वहां पे ना। अगर आप सीधा सीधा चुनाव देखेंगे तो 2 पार्टियां सेटल्ड है। एक RJD सेटल्ड है कि हमारी तो इतनी सीट है जी, और आप चाहे जितना भी कहिए कि बीजेपी JDU सेटल्ड है कि हमारी इतनी सीटें हैं। अब बार्गेन करना है बीजेपी को JDU से कि हमें इतनी चाहिए, बार्गेन करना है कांग्रेस को RJD से कि हमें इतनी चाहिए, बार्गेन करना है मांझी को कि हम NDA से इतनी चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को इधर बार्गेन करना है, CPI CPM को उधर बार्गेन करना है, चिराग पासवान को बार्गेन करना है। कोई भी गठबंधन अभी सेटल नहीं है। सीधी सीधा मुकेश सहनी है उसी गठबंधन का हिस्सा, उनको भी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव सबको समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा चुनाव हो गया है। कम से कम बीजेपी आज तक एक जिसको हम लोग काउबेल्ट कहते थे हमेशा से, हिंदी भाषी 95-96 से ही कोशिश कर रही है। सुशील मोदी थे, उसके बाद तमाम चीजें बदली, आज तक बीजेपी बिहार में अपनी सरकार नहीं बना पाई। अकेले दम पे कोई चुनाव भी उसके लड़ना मतलब मुश्किल रहा। पिछली बार भी हमने देखा था ये चीज 2020। जैसे ही
और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं इसमें जो कहा जाता है, जैसे ही बीजेपी ने पार्टी तोड़ करके खुद को बड़ी पार्टी बना ली, मुकेश सहनी की पार्टी के विधायकों को अपने में ले लिया, तो ये कहा जाता है कि AIMIM के जो 5 विधायक जीते थे वो पांचों के पांचों विधायक जेडीयू में शामिल होना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि भाई तुम जेडीयू में शामिल हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी रह जाएगी और मुझे दिक्कत हो जाएगी, मैं 43 का 48 ही तो हो सकता हूं, मैं 73 का 78 तो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम आरजेडी के साथ चले जाओ, तो एक अख्तरुल ईमान ने कहा कि भाई मैं आरजेडी के साथ नहीं जा सकता, तो वो 4 विधायक आरजेडी में चले गए, तो फिर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो ये इतने इफ एंड बट हैं बिहार में कि जो सामने सामने दिखते हैं वो उतने होते नहीं है। और ये ऑन रिकॉर्ड है बिल्कुल, कोई कि दो राय नहीं। कि नीतीश कुमार के कहने पर उन्होंने क्या कहा था कि नीतीश कुमार के कहने पर हम लोग गए थे। सर आप कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट? नहीं, बस इतनी ही बात रखनी है कि अभी जैसे मतलब बताया अविनाश जी ने कि अभी जब तक कि चुनाव का ऐलान नहीं हो जाता है, यानी सीटों के बंटवारे की लड़ाई चलती ही रहती है। जब भी हमने देखा है कि अब चूंकि इस महीने की आखिर में या फिर अगले महीने के पहले हफ्ते में चुनाव का ऐलान यकीनी माना जा रहा है। जो हम पूरा पीछे का इतिहास देखते हैं, तो जैसे ही चुनाव के करीब, ऐलान के करीब हम पहुंचेंगे, इनके सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा और उसके बाद चुनावी तस्वीर बहुत साफ नजर आने लगेगी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के बात यही है कि अभी सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, चुनाव की जो तारीख है उनका ऐलान नहीं हुआ है। आज इस सीट पर इन स्पेसिफिक हमने चर्चा की और ऐसे ही और भी सीटों पर हम चर्चा करेंगे पूरे बिहार में, और सवाल हमारा यही रहेगा कि अब की बार केकर बिहार।